प्रिय छात्र छात्राओं, मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे हम, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे अशोक महान के बारे में। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार के विरुद्ध मगध के सिंहासन पर जो सत्ता काबिज की थी। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुजरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवनापीय तथा देवनापदस्सी उपाधियों से विभूषित है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ और उससे एक पुत्री संघमित्रा और एक पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अब हम देखेंगे कि राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफी भाग उसमें शामिल था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। और बच्चों, कलिंग का जो युद्ध था उससे अशोक का हृदय है वो परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसने मरे हुए सैनिकों के शव देखे तो उससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह युद्ध नीति को त्याग दिया और एक बौद्ध भिक्षु बन गया। और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भारत देश से अलग क्षेत्रों में भी उसने दूसरे क्षेत्रों में उनको भेजा। उसके बाद है अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों और रज्जुकों और युक्तकों को प्राप्त 5वें धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा गया। धम्म महामात्र। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना। धम्म क्या था बच्चों? अशोक का जो नीति और नियम थे, जो लोक कल्याणकारी नियम थे, उन्हीं को उसने धम्म कहा। उसके बाद कारावास में कैदियों को मुक्त करना, उनकी सजा कम करना, उसके परिवार की आर्थिक सहायता करना, ये सब इसी जो धम्म महामात्र के कार्य थे। अभिलेखों में अशोक का प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर भारत में मनसेरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवन नरेश ओटोयोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली बार जो सफलता थी वो जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप था, उसने पहली बार सफलता प्राप्त की। तामकर्णी श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवनापी की उपाधि धारण की। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। यहां से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। और उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो लगभग अयोग्य थे। अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे और उन्होंने 50 साल तक शासन किया, लेकिन वो कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुषाण राजा बना, जिसे दिव्यावधान में धर्म विवर्धन कहा जाता है। उसके बाद अशोक का जो साम्राज्य था अर्थात मौर्य वंश, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और बृहदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था। और उसके बाद उसका जो एक मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसको हरा करके
मौर्य वंश को समाप्त कर दिया और एक नए सुंग वंश की नींव डाली। और अगली क्लास में हम सुंग वंश के बारे में ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।